नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम आरोग्य मेले के दौरान जिन अस्पतालों में कम आते हैं मरीज, उन्हें चिन्हित कर वजह ढूंढेगा स्वास्थ्य विभाग। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए आयोजित परीक्षा के आवेदन के लिए टूटे रिकॉर्ड। प्रदेश में धान की खरीद हुई शुरू, किसानों के खेत के पास केंद्र हुए स्थापित। किसानों को फ्री बोरिंग योजना के तहत यूपी सरकार देगी 4500 से लेकर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल को बंद करने पर कांग्रेस कर रही विरोध प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SVPUAT में एसोसिएट प्रोफेसर के 29 पदों पर निकली भर्ती। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में एसोसिएट प्रोफेसर के 29 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट svpuat.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर 2023 है। आवेदन शुल्क के रूप में 1500 रुपए लिए जाएंगे। वहीं SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 750 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। वहीं शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के इस स्कूल में हर छात्र के नाम से लगा है एक पौधा। शैक्षिक गतिविधियों के अलावे हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सदर क्षेत्र का कंपोजिट विद्यालय परसा जागीर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 250 प्रजातियों के दुर्लभ पौधों की बगिया यहाँ की जमीन पर तैयार की गई है। यहाँ फैली हरियाली और शुद्ध वातावरण के बीच बच्चों की शिक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं यहाँ सबसे खास बात यह है कि यहाँ के हर छात्र के नाम से एक पौधा लगाया गया है। यहाँ कई आधुनिक सुविधाएं बच्चों के लिए मौजूद है। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उनके बेहतर प्रयास को देखते हुए राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही PM श्री योजना में स्कूल का भी चयन किया गया है। सीएम आरोग्य मेले के दौरान जिन अस्पतालों में कम आते हैं मरीज, उन्हें चिन्हित कर वजह ढूंढेगा स्वास्थ्य विभाग। आयुष्मान मेले लगाने का ऐलान आयुष्मान भव अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों पर हर रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन यूपी सरकार द्वारा किया जाता है। इन मेलों के दौरान काफी संख्या में मरीज अस्पतालों में आते हैं, लेकिन सभी अस्पतालों में यह स्थिति समान देखने को नहीं मिलती है। इसलिए मरीजों की कम आमद वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को चिन्हित करने का फैसला स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया गया है। इन स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हित कर यह पता लगाया जाएगा कि यहाँ मरीजों के नहीं आने का क्या कारण है। फिर जो वजह सामने आएगी उस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1977 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज के दिन वर्ष 1978 में भारत में पहला और दुनिया का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी का कोलकाता में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1984 में भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना हो गई थी। आज के दिन वर्ष 2010 में 19वां राष्ट्रमंडल खेल भारत के दिल्ली में शुरू हुआ था। आज के दिन विश्व आवास दिवस और विश्व निवेशक सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक मनाते हैं। अयोध्या में रामलला के सेवा में पान, रबड़ी, खीर और पेड़ा का भोग लगाने के लिए उत्साहित है ये परिवार। अयोध्या का चौरसिया परिवार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य एवं भव्य मंदिर में रामलला को पान का भोग लगाने के लिए काफी उत्साहित है। दरअसल हर रोज सुबह के समय यह परिवार चूना, कत्था, गरी, केसर, गुलकंद युक्त 10 जोड़ा विशेष पान लगाकर मंदिर पहुंचाता है। चौरसिया परिवार कई वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहा। वहीं रामलला के लिए दूध, खीर, रबड़ी और पेड़ा परंपरागत रूप से पहुंचाने का काम सीताराम यादव का परिवार करता है। इन लोगों के अलावा रामलला के सेवा में माली का भी बड़ा योगदान है। ये सभी बीते 3 पीढ़ियों से रामलला के सेवा में जुटे हैं। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अन्य कार्यक्रमों को लेकर ये सभी कमर कस चुके हैं। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए आयोजित परीक्षा के आवेदन के लिए टूटे रिकॉर्ड। राजकीय सहायता प्राप्त एवं परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 8 के विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 के लिए 5 नवंबर को प्रस्तावित किए गए हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर इस साल प्रदेश में रिकॉर्ड 1,85,762 आवेदन मिले हैं। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने इस साल 2,27,145 आवेदन का लक्ष्य शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यूपी के लिए निर्धारित 15,143 सीटों के सापेक्ष रखा था, ताकि कोई सीटें खाली न रह जाए। हालांकि जो लक्ष्य निर्धारित हुए थे उस लक्ष्य तक आवेदन नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस बार के आवेदन ने हर साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले कभी इतने आवेदन नहीं हुए थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, प्रयागराज और जौनपुर के सर्वाधिक बच्चों ने इस आवेदन के लिए उत्साह दिखाया है। बता दें कि राज्य के जो भी छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें हर महीने 1,000 रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। प्रदेश में धान की खरीद हुई शुरू, किसानों के खेत के पास केंद्र हुए स्थापित।
1 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में धान की खरीद योगी सरकार द्वारा हर साल की तरह खरीफ खरीद सीजन 2023-24 के तहत शुरू कर दी गई है। विभाग के अधिकारियों और नोडल एजेंसी को इसके लिए खास निर्देश मिले हैं। साथ ही धान खरीद के लिए केंद्रों को किसान के खेतों के पास स्थापित किए गए हैं ताकि उन्हें लाने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। किसानों को तत्काल भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था खाद्य एवं आपूर्ति विभाग फसल खरीद के बाद कर रहा है। इस व्यवस्था के तहत केंद्रों को जियो टैग रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की मदद से किया गया है। बता दें कि www.fcs.up.gov.in पर किसानों को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे और रोडवेज प्रशासन कर रहा तैयारी। त्योहारी सीजन में अक्सर रेलवे में यात्रियों की भीड़ देखने को मिलती है। नवरात्रि, दिवाली और छठ जैसे महापर्व भी नजदीक हैं। ऐसे में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे के साथ यूपी में रोडवेज भी तैयारियों में लग चुका है। साथ ही रेलवे की तरफ से ट्रेन में भी अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रियों को राहत देने का काम किया जा रहा है। हर रूट पर नियमित ट्रेनों में स्थिति की रिपोर्ट की मांग की गई है। वहीं अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा 5 अक्टूबर तक कर दी जाएंगी। साथ ही 8 महानगरों और दूसरे राज्यों के बीच अतिरिक्त एसी बसों का संचालन रोडवेज प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे अलौकिक राही के बारे में। ये पेशे से एक सॉन्ग राइटर और स्क्रीन राइटर हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत लुका छुपी, व्हाट द जट और दिल करेला करवा साला जैसे गाने लिखकर की। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में चिड़ियाघर के पास बनेगा यूपी का नया विधानसभा। देश को नया संसद मिलने के बाद यूपी में भी नया विधानसभा निर्माण को लेकर खबर सामने आई थी। अब यूपी के नए विधानसभा निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई है। इसका निर्माण लखनऊ के हजरतगंज इलाके में चिड़ियाघर की जमीन पर किया जाएगा। विधान भवन के इस नए बिल्डिंग को 3 सालों में बनाकर तैयार करने की उम्मीद है। इस पर भारतीय स्थापत्य कला व संस्कृति की छाप भी देखने को मिलेगी। यूपी के सीतापुर का 550 करोड़ रुपए में होगा विकास। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में विकास के लिए योगी सरकार द्वारा 550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक योगी सरकार ने 91 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 460 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से सीतापुर की पवित्र भूमि की उपेक्षा की गई, मगर आज डबल इंजन की सरकार नौमिष तीर्थ के विकास के लिए महाअभियान चला रही है। साथ ही सीतापुर के नौमिष सारण्य में महर्षि वेद व्यास धाम के निकट आयोजित स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम एवं जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि सीतापुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं। किसानों को फ्री बोरिंग योजना के तहत यूपी सरकार देगी 4500 से लेकर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी। किसानों के लिए योगी सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आती है ताकि किसान वर्गों को अधिक से अधिक राहत मिल सके। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है फ्री बोरिंग योजना, जिसके तहत 4500 से लेकर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत लघु किसानों को 4500 रुपए, वहीं सीमांत किसानों को 6,000 रुपए और SC/ST समुदाय के किसानों को 10,000 रुपए तक दिए जाते हैं। लेकिन इस दौरान पंप सेट की व्यवस्था किसानों को खुद ही करनी पड़ेगी। यदि कोई किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूरी है कि उनके पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर तक खेत। यूपी के कानून व्यवस्था में सुधार के लिए चलाए जाएंगे एंटी रोमियो अभियान। यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार हो सके, इसके लिए योगी सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। योगी सरकार ने अधिकारियों को जिला से लेकर जोन स्तर तक लगातार समीक्षा करते रहने के निर्देश भी दिए हैं। इस समीक्षा के दौरान बैठकों में आपराधिक घटनाओं से लेकर पेंडिंग मामलों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही लापरवाही करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि हर घटना एक सबक होती है। इससे फील्ड में तैनात अधिकारी सीख लें और एक्टिव रहें ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो और समय रहते उनको रोका जा सके। इन पर नकेल कसने के लिए एंटी रोमियो अभियान चलाने के निर्देश भी सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं, जिसके तहत जिला स्तर पर साइबर क्राइम थाना और थाना स्तर पर साइबर सेल का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दिए ये संदेश। बीते ही दिनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे पहले थे। इन्हें अपनाने से पूरे विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित होगा, जिसकी आज भी बहुत जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षा का अनुसरण ही गांधी के प्रति हम सभी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
वहीं लाल बहादुर शास्त्री को लेकर उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई है। शास्त्री ने देश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया है, इसलिए देश उनका पुनः पुनः स्मरण करता है। लाल बहादुर शास्त्री सादगी की प्रतिमूर्ति थे। शास्त्री के आदर्शों से प्रेरणा लेकर ही देश के लिए कार्य करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देवरिया में भूमि विवाद को लेकर हुए नरसंहार पर सीएम योगी ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर के लहेरा टोला पर भूमि के विवाद में एक हिंसक हादसा हुआ। इस हादसे को लेकर सीएम योगी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार किए जाए। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पुलिस रेडियो मुख्यालय पर आयोजित पुलिस दूरसंचार स्थापना दिवस पर पहुंचे सीएम योगी ने बताया इसका महत्व। पुलिस रेडियो मुख्यालय पर आयोजित पुलिस दूरसंचार स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सीएम योगी भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस भी फोर्स के साथ में उनका योग्य प्रशिक्षण उपकरण और शास्त्र रहा है वह हमेशा विजेता रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जिस पुलिस फोर्स के लिए आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, उसे पता है कि तकनीक का महत्व क्या हो सकता है। सूचना के आदान प्रदान के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेना व सटीक जानकारी सभी स्थलों पर पहुंचाने में पुलिस दूरसंचार विभाग की बड़ी भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया पार्क के बारे में। यह पार्क उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बागबानी कार्यालय के पास स्थित है। यहाँ आपको झील भी देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको कई सुंदर पेड़ पौधे भी लगे दिखेंगे। पिकनिक स्पॉट के लिहाज से यहाँ आप घूमने आ सकते हैं। मायावती ने सपा नेता आजम खां का किया समर्थन। 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी किसके गठबंधन में शामिल होगी, इसे लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में अकेले लड़ेगी। मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें फर्जी समाचार के बारे में सतर्क रहने की बात कही है। साथ ही उन्होंने अमेठी में संजय गांधी अस्पताल में लाइसेंस के निलंबन पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा नेता आजम खां के समर्थन में रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। मेरठ में हुई जाट बैठक में जाट आरक्षण को लेकर हुई ये बात। मेरठ में अभी हाल में ही जाट संसद की बैठक देखने को मिली है। इस बैठक में सामाजिक सौहार्द और शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों के साथ आरक्षण का मुद्दा भी गर्म रहा। इस इंटरनेशनल जाट संसद में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे। इस दौरान जाटों द्वारा कहा गया कि वोट उसी पार्टी को मिलेगा जो आरक्षण की बात करेगा। बता दें कि 20 नवंबर को देश भर के जाट दिल्ली में इकट्ठा होंगे। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल को बंद करने पर कांग्रेस कर रही विरोध प्रदर्शन। अमेठी में स्थित संजय गांधी अस्पताल को बंद करने की बात सामने आई थी। अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया है कि संजय गांधी अस्पताल का द्वेष भावना की वजह से बंद किया गया है। बता दें कि बीजेपी नेता डॉक्टर संजय सिंह द्वारा भी इस मामले को लेकर कहा गया कि दिव्या शुक्ला की मौत अगर डॉक्टर की लापरवाही से हुई है तो डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए, न ही अस्पताल बंद करना चाहिए। वहीं कांग्रेस व अन्य लोगों की तरफ से भी इस मामले को लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। काम की बात में आज हम जानेंगे, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर पुण्य के साथ पा सकते हैं इनाम। कई बार ऐसा होता है कि सड़क दुर्घटना के दौरान लोग घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं पुलिस या कोर्ट कचहरी के पचड़े में ना पड़ना पड़ जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आप सड़क दुर्घटना के दौरान किसी घायल व्यक्ति को उसके गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपको पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही सरकार की तरफ से भी गुड स्मार्टियंस का सर्टिफिकेट और 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम भी मिल सकता है। बता दें कि सरकार लोगों को सड़क दुर्घटना के दौरान घायल हुए व्यक्ति की मदद के लिए इस तरह की प्रोत्साहन राशि और सर्टिफिकेट दे रही है। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे उत्तराखंड के सीएम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीदों के सम्मान में होने वाले कार्यक्रम में भी भाग लिया। यहाँ वे तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक रुके रहे। इस दौरान रामपुर तिराहे पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा का पहरा देखा गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का किया समर्थन। जाट आरक्षण बैठक के दौरान केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का समर्थन किया है, जहां उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा होगा और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी बनेगा। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सेवाओं में जाट समुदाय को आरक्षण देने और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम और राजा महेंद्र प्रताप को भारत रत्न देने की मांग प्रमुखता से उठाई।
टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे व्हाट्सएप के इस नए रिप्लाई फीचर के बारे में। व्हाट्सएप लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में शामिल हो चुका है। लगभग पूरी दुनिया में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद हैं। व्हाट्सएप भी अपने यूजर्स के लिए कई तरह के नए फीचर्स लेकर आते रहता है। अब इसी कड़ी में व्हाट्सएप पर एक और नया फीचर रोल आउट हुआ है। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार मेटा का लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप फोटो, वीडियो और GIF पर इंस्टेंट रिएक्शन के लिए एक नया रिप्लाई बार फीचर में ला रहा। यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड 2.23.20.20 अपडेट के लिए लेटेस्ट व्हाट्सएप बीटा इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद व्हाट्सएप में फोटो और वीडियो रिप्लाई सुविधा उपलब्ध की जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, UP स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? ऑप्शन ए है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी है दीक्षा डागर, ऑप्शन सी है त्वेसा मलिक, ऑप्शन डी है अदिति अशोक। इसका सही उत्तर है अदिति अशोक। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है विजय कुमार चोपड़ा, ऑप्शन बी है केन शांता कुमार, ऑप्शन सी है विजय जोशी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है केन शांता कुमार। किस देश की क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही उत्तर है नेपाल। राज्य में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 2001, ऑप्शन डी है 1999। इसका सही उत्तर है 1999। काबर और मार उत्तर प्रदेश राज्य की स्थानीय भाषा में किस मिट्टी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है तराई मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।